साक्षी वहाँ से दौड़ी दौड़ी रूम में आई और अपने बेड पर लेटकर रोने लगी। उसे आज अपनी टूटी हुई किस्मत, टूटे हुए दिल, टूटे हुए ख्वाबों और टूटे हुए अरमानों को देखकर बहुत रोना आ रहा था। वो उस जगह की जहाँ पर आरब ने उसे छुआ था, उस जगह की उन यादों को याद करती हुई रोती रही। आज उसे बहुत रोना आ रहा था अपनी नादानी पर, रोना आ रहा था अपनी बेवकूफ़ियों पर, रोना आ रहा था अपने किए कारनामों पर। क्यों वो इतना बहक गई थी उसके साथ कि अपनी सारी मर्यादाएं, अपनी इज्जत सबको दांव पर लगा दी। क्यों वो अपनी इज्जत आरब के नाम कर दी थी। भाई आरब ने क्या किया, उसका तो सारा प्यार ही झूठा था। वह सब तो नाटक था, जो भी उसने वादे किए थे वह नाटक था। उस रात जो दोनों ने अपने भविष्य के लिए सपने देखे थे वह नाटक में थे। उस रात जो उसने करीब आने के वक्त कहा था वह महज एक नाटक भर था। साक्षी पूरी तरह टूट चुकी थी, उसमें चलने की भी हिम्मत नहीं थी, ना ही उठने की हिम्मत थी। उस पूरी रात वो रोती बैठी रही। शाम को भी पार्टी में नहीं आई। वहीं आरब के पापा की तबीयत कुछ खराब हो गई थी तो वो भी नहीं आया। फिर साक्षी को कॉल करता रहा पर वो किसी का मैसेज या कॉल का जवाब नहीं दी। सबको हैरानी हुई क्योंकि आज से पहले वो कभी ऐसा नहीं की थी, इसलिए सब परेशान हो गए। मयूर आया भी उसके पास क्योंकि आरब उसको बोला था एक बार पता करने को, पर साक्षी झूठी मुस्कान लिए रह गई और मयूर पहचान ही नहीं पाया उसकी तकलीफ को। फिर वो भी पढ़ूंगा कहकर चला गया और साक्षी भी हाँ कहकर दरवाज़ा लगा दी। मयूर को तब भी शक हुआ पर वो कल एग्ज़ाम में कहकर चला गया। अगले दिन एग्ज़ाम था इसलिए आरब अपने पापा को हॉस्पिटल ही छोड़कर वहीं से एग्ज़ाम दिलाने आ गया। इस बीच साक्षी अपना सारा सामान रात में ही पैक कर चुकी थी। मन कड़ा कर उसने अपने लिए कुछ फैसला लिया था। उसे धोखा बर्दाश्त नहीं था और उसकी आंखों में आरब ने उसे धोखा दिया था जो उसे मंजूर नहीं था। उसे पता चल गया था कि वह प्रेग्नेंट है, इसलिए वो वहाँ से बिना किसी को कुछ बताए, किसी से बिना कुछ कहे चली जाना चाहती थी। कल लास्ट पेपर था उसका। उसके बाद वो यहाँ से अरब की ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चला जाना चाहती थी। उसकी हालत और ख़राब हो गई थी। उसने रात में भी खाना नहीं खाया था, इसलिए चेहरा पूरा पीला पड़ चुका था। रोने की वजह से चेहरा लाल होकर मुरझा गया था। जिस अवस्था में महिलाएं लड़कियां अपने मातृत्व सुख के लिए खुशियां मनाती हैं, उसी अवस्था में अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो खुश होए या रोए। उसे पता चल गया था कि उसके और आरब के प्यार की निशानी उसके पेट में पलने लगी है और इसलिए अब उसे यहाँ से जाना था। वो अपने प्यार की निशानी के लिए वहाँ से जाने के लिए कदम उठा चुकी थी। वह अरब की ज़िंदगी से बहुत दूर जाना चाहती थी, बहुत दूर, जहाँ तक उसकी परछाई भी ना पड़ सके। यही सब फैसला लेकर वो उठी और अपना बैग पैक की ताकि एग्ज़ाम के बाद तुरंत निकल सके और फिर बाथरूम में चली गई। इस बीच फ़ोन चार्ज करना ही भूल गई और आरब उसे कॉल लगाता रहा पर फ़ोन बंद बताता रहा। वो तैयार होकर हल्के मेकअप से अपने चेहरे को छुपाई और रूम से पहले ही निकल गई। वो पहले ही कॉलेज आकर इन 4 सालों को अपनी आंखों में, अपनी ज़िंदगी में फिर से भरने लगी। वो धीरे धीरे चलती हुई पूरे कॉलेज को देखती रही, हर वो जगह जहाँ आरब और उसकी यादें थीं, उसके दोस्तों की यादें थीं। उसे पहले दिन का आरब से टकराना याद आया और उसके चेहरे पर मुस्कान चली आई, पर चेहरा दर्द से एक बार फिर भर आया। वो वहाँ से कैंटीन में आ गई जहाँ ना जाने उसकी आरब के साथ कितनी यादें थीं। उसे अपने पेट में पल रहे बच्चे का ख्याल आया और ख्याल आया कि उसका खुद का अंश है और उसके प्यार की निशानी है जो अब सिर्फ उसकी जिम्मेदारी है। यह सोचकर उसकी आंखें भर आईं और उसका हाथ अपने पेट पर चलने लगा। उसे याद आया उसने कल से कुछ नहीं खाया है, इसलिए वो वहीं कैंटीन से चाय और ब्रेड ले आई और बैठकर खाने लगी। धीरे धीरे चहल पहल शुरू हुई और फिर एग्ज़ाम का भी समय हो गया। वो उठी और क्लास की ओर जाने लगी कि उसे मयूर और बाकी सब अपनी ओर आते दिखे और वो उन्हें देख छुप गई। वो उनके सामने नहीं आना चाहती थी, इसलिए वो छुप गई और मयूर ने उसे देख लिया था, इसलिए वो उसके पीछे आ गया। कहाँ हो यार तुम, कल से पागल बना दिया है तुमने हम पांचों को। कल से ही पता है हम कितने परेशान हैं। और अरब, अरब का तो पूछ मत, 1000 बार कॉल आ गया उसका कल से। उसके पापा भर्ती हैं ना, तो वो वहीं है, आ रहा होगा बस।
फिर देखना तुमसे नाराज़ हो जाएगा। और एक मिनट, तेरा फ़ोन बंद क्यों है और आज तू अलग क्यों लग रही है? मयूर सवालों की बारिश करना शुरू कर दिया था। तब तक बेल बज गई और साक्षी बस इतना बोली, माँ की तबीयत खराब है, इसलिए उनसे ही बात कर रही थी। और ये सुनते ही मयूर को लगा शायद उस वजह से वो परेशान है। वो उसके सिर पर हाथ रखकर उसे सांत्वना दिया। वहीं साक्षी अपनी भावनाओं को ना रोक सकी और उन चारों के गले लगकर भावुक हो गई। उन चारों को लगा अपनी माँ की वजह से रो रही है, पर वजह तो कुछ और ही था। वो लोग उसे संभालते रहे कि समय हो चला है, और साक्षी उन्हें ये कहकर कि उसका क्लास ऊपर है वो चलती है, कहकर जाने लगी कि मयूर बोल पड़ा, आरब आ गया है, मिलकर जाना। जिस पर वो बोली, हाँ आकर मिल लूँगी, कहकर वो चली गई। उसका बदला रवैया मयूर को कुछ खटका। वो उसे वापस से रोक लिया और बोला, कुछ और बात है क्या साक्षी? साक्षी मुस्कुराकर बोली, क्योंकि नहीं मुस्कुराती तो मयूर उसकी बातों से ही पहचान जाता। वो बोली, नहीं यार कुछ नहीं, सब ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट, कहकर वो चली गई। मयूर उसे देखता ही रह गया। उसके जाते ही आरब भी वहाँ थका हुआ सा दौड़ता हुआ आया और साक्षी के बारे में पूछने लगा। मयूर उसे अभी परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए सब ठीक है। वो उसकी माँ की तबीयत खराब है इसलिए परेशान थी, और फ़ोन ख़राब हो गया इसलिए नहीं उठाई, कहकर उसे मना लिया। आरब फिर भी नहीं मान रहा था, पर फिर भी मयूर उसे भी समझा बुझाकर एग्ज़ाम रूम की ओर ले आया। साक्षी बाथरूम से उसे देख रही थी और आँख से आंसू उसके बहते रहे। वो खुद को समेटकर क्लास में आ गई। उसने पास होने लायक पेपर बनाया और 2 घंटे में ही निकल गई। उसका और आरब का रूम अलग अलग था, इसलिए वो क्लास से निकलकर उसके रूम के पास आई और खिड़की से उसे देखने लगी। आरब को लगा कोई सामने से देख रहा है, पर उसने देखने के पहले ही साक्षी छुप गई। आरब को लगा कि वो साक्षी ही थी। वो दोबारा देखा पर वो वहाँ नहीं दिखी। वो उसे दूसरी जगह से देखने लगी थी। आरब पेपर बनाने लगा और साक्षी उसको लास्ट बार देखी और बारी बारी अपने सब दोस्तों को देखती कॉलेज की चौखट से बाहर आ गई। चेहरा छिपाकर रो पड़ी वहीं पर वो, और फिर चली गई हमेशा के लिए वहाँ से। कमरे में आई और अपना सामान पकड़ी। एक नज़र उस जगह को फिर देखी जहाँ उसकी और आरब की खूबसूरत यादें थीं, और फिर आंख में आंसू भरे बाहर आ गई। फिर भाग के लिए निकल गई जहाँ जाने का उसने फैसला लिया हुआ था। एग्ज़ाम हॉल से निकलकर कॉलेज को अंतिम बार प्रणाम कर वह रोते हुए वहाँ से निकल गई। वहाँ से निकलने के बाद वह अपनी पीजी में आई और आने के बाद अपना सामान पकड़कर बाहर निकलने लगी कि जहाँ पर उसने आरब के साथ अपनी खूबसूरत पल बिताए थे। वहाँ पर आकर बैठ गई और फपक कर रोने लगी, पर उसने अपने लिए जो फैसला लिया था उसे उस पर अडिग रहना था। इसलिए कुछ पल रो लेने के बाद वह अपना बैग उठाई और उस कमरे को एक नज़र देखकर दरवाज़ा लगाते हुए वहाँ से बाहर निकल गई। फिर एग्ज़ाम ख़त्म हुआ और सब दोस्त एक साथ मिले कि सब साक्षी का इंतज़ार करने लगे। आरब भी उसके आने का इंतज़ार करता रहा, बल्कि बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। एक तो वह पिछली रात से उसे ढंग से देखा नहीं था, ऊपर से वो कॉल भी नहीं उठा रही थी। उसके बाद फिर उसके पापा की तबीयत खराब हो जाना, इस तरह पिछली रात से वो परेशान रहा था, और अब साक्षी का इस तरह ना मिलना उसे कुछ अजीब सा लग रहा था। वह बार बार साक्षी की क्लास की तरफ देखता रहा, पर उसे साक्षी कहीं नहीं आती दिखी, बल्कि अब तो उसका मन और घबराने लगा था। साथ ही वह बार बार मयूर को कहने लगा, मयूर कॉल करना यार, वो कहाँ है? अब तो 10 से 15 मिनट हो गया एग्ज़ाम हुए, अभी तक तो उसे आ जाना चाहिए था। कॉल करके देखना, मुझे फिर हॉस्पिटल भी निकलना है। मयूर ने हाँ कहा और फिर वो भी उसे कॉल लगाने लगा, मगर इस बार भी उसका फ़ोन बंद आ रहा था। अब तो मयूर को भी चिंता होने लगी थी। वो आरब को बोला, चल लाइब्रेरी की तरफ से देख कर आते हैं, शायद वो बुक लौटाने गई हो। वो चिंता में ये भूल गया था कि साक्षी एक रात पहले रोए हुए यहाँ से गई थी। साथ ही आज सुबह से जो उसका व्यवहार था उसे कुछ अलग तो लगा था, पर वो इस बारे में आरब को बताना या कुछ पूछना भूल गया। यार आरब, पता नहीं यार कहाँ चली गई वो, इस तरह तो वो बिल्कुल भी नहीं करती है। रुक जा तू यहीं पर, मैं उसे क्लास में देख कर आता हूँ, उत्तम ने कहा। आरब ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, यार
मैं सब जगह देख कर आया था, उसका क्लास पहले खाली हो चुका था। मुझे लगा वह कैंटीन में होगी या कहीं और बैठकर हमारा इंतज़ार कर रही होगी, मगर वह तो यहाँ कहीं भी नहीं है। अब तो मुझे डर लगने लगा है कि वह कहाँ चली गई है। कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं है। हाँ यार, एक काम करते हैं, उसकी सहेली से कॉल लगाकर पूछते हैं, या फिर रुक, आंटी जी के पास वहाँ कॉल लगाता हूँ, शायद पहुँच गई होगी। फिर वह 1 मिनट रुका और बोला, अरे यार नहीं यार, आंटी भी तो खुद परेशान है अपनी तबीयत की वजह से। अगर हम उनसे साक्षी के बारे में पूछेंगे तो वह तो और ज़्यादा घबरा जाएंगी। उससे अच्छा है कि हम साक्षी के पहुंचने के बाद ही वहाँ कॉल लगाएंगे, ताकि हमें बता सके कि वहाँ क्या हुआ है। पर तब ना, जब वहाँ गई हो ये लड़की भी बिना बताए कहाँ चली गई है। पर मयूर, वो क्यों जाएगी? और वह मुझे बिना बताए क्यों जाएगी? और अगर उसे जाना होता तो मुझे बताकर जाती ना, मैं भी चलता उसके साथ। एक काम करते हैं, हम लोग हॉस्टल में देखते हैं, शायद वहाँ पर हो, कहकर सारे दोस्त बाहर निकलने लगे कि उत्तम बोला, रुक जा, मैं गार्ड से पूछ कर आता हूँ, शायद वह उसे निकलते हुए देखे हो। हाँ कहकर मयूर और उसके सारे दोस्त गार्ड के पास गए। गार्ड ने उन्हें बताया कि साक्षी निकली तो थी यहाँ से करीब 2 घंटे पहले। यह सुनकर सारे दोस्त सरप्राइज्ड हो गए कि साक्षी निकल भी गई और उन्हें बताई भी नहीं, जबकि आज तो लास्ट पेपर था, आज तो उनका प्लानिंग था एक साथ मिलने का। लेकिन इस तरह से उसका जाना किसी को समझ में नहीं आ रहा था। सब बहुत परेशान हो गए थे। वहाँ से निकलकर सारे साक्षी के पीजी आए। वहाँ के गार्ड से पूछा तो पता चला वह अपना बैग लेकर कहीं निकली है। आरब के तो होश उड़ गए। वह घबराते हुए वहीं गेट से टिकने लगा कि मयूर और उसके सारे दोस्त उसे संभाल लिए। एक तरफ उसके पापा की तबीयत और दूसरी तरफ इस तरह साक्षी का जाना उसे अचंभित कर गया था। अंदर से बहुत घबरा गया था वो साक्षी के लिए। वो उसे बार बार कॉल भी लगा रहे थे, मगर साक्षी कॉल नहीं उठा रही थी। उत्तम बोला, मुझे लगता है हो सकता है वह अपनी चाची के यहाँ गई हो। उसके ऐसे कहते ही सारे लोग साक्षी जहाँ अपने रिश्तेदार के यहाँ पहली बार रहने आई थी वहाँ पहुँच गए। लेकिन वहाँ भी पता चला कि वो उनके घर भी नहीं आई है। आरब का सब्र भी अब जवाब दे रहा था। उसके पास भी घर से लगातार फ़ोन आने लगे थे और उसे घर जाना था। उसके पापा की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी और अब साक्षी को गए हुए पूरी रात गुजरने को थी। मयूर ने उसकी बहन के पास भी कॉल लगाया तो उसने कहा कि साक्षी वहाँ आई नहीं है। और ये सुनते ही मयूर ये बात आरब को बताया और आरब ये सुनकर जड़ हो गया। उसे समझ ही नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। साक्षी ऐसा कैसा कर सकती है? उसका दिल दो तरफ घबराने लगा था। एक तरफ तो ये सोचकर कि साक्षी गई तो गई कहाँ, और दूसरा ये सोचकर कि वह बिना बताए उसे गई कहाँ, और अगर वह घर नहीं गई है तो फिर वह है कहाँ। यह सोचकर बहुत घबराने लगा था वो। मगर उसके दोस्तों ने उसे संभाल ली और फिर वो लोग वहाँ से निकलकर आरब के पापा के पास हॉस्पिटल चले आए। वहाँ पहुंचकर पता चला कि आरब के पापा की कंडीशन बहुत ख़राब है। आरब अपनी माँ को संभाले या बहन को या फिर साक्षी को, उसे समझ नहीं आ रहा था। इधर साक्षी का कॉल अब भी नहीं लग रहा था। वह वहीं बैठा था अपनी माँ को संभालता हुआ, और उसके दोस्त उसे संभालते हुए सांत्वना दे रहे थे। वहीं साक्षी का भी कॉल लगाते रहे, मगर अब तो हद हो गई थी। सारे दोस्तों का दिमाग साक्षी के लिए चकराने लगा था। 24 घंटे से पहले वो लोग पुलिस को कंप्लेंट भी नहीं कर सकते थे, इसलिए जैसे तैसे हॉस्पिटल में ही रात गुजारे और अगली सुबह थाने के लिए आए। पुलिस ने उसकी खोजबीन शुरू कर दी, पर साक्षी तो जैसे पाताल में छुप गई थी। आज 5 दिन बाद भी उसका कोई पता नहीं चला। आरब खामोश सा बैठा रहा। उसने आकाश पाताल एक कर दिए थे साक्षी को ढूंढने में, पर उसका कुछ पता ही नहीं चला। इस बीच आरब के पापा की तबीयत वैसी ही थी, इसलिए वो खुद साक्षी के घर गया था पता करने। उसका भी वहाँ कोई पता नहीं चल पाया। उसकी बहन बोली कि वो यहाँ आई नहीं, और साक्षी की माँ को भी गंभीर बीमारी थी, इसलिए तो आरब उन्हें बताना ज़रूरी नहीं समझा। इस बीच वो नोटिस किया कि साक्षी की बहन का बर्ताव भी उसके प्रति बदला लगा था उसे, पर उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वो वहाँ से वापस आ गया। वो दिन रात साक्षी को याद करके रोता।
सब लोग कहीं साक्षी के साथ अनहोनी ना हुई हो यह मानकर उसके लिए चिंता करने लगे और आरब को समझाने लगे कि वो खुद को संभाले। पर आरब खुद को संभाला कहाँ था। वो बस संभलने की कोशिश कर रहा था। वो बस कहता रहता कि साक्षी आएगी ज़रूर। इन्हीं सब में एक महीना यूं ही गुजर गया। ऊपर से आरब के पापा की तबीयत भी नहीं सुधरी, बल्कि कुछ दिन बाद ही आरब को एक और झटका लगा जो उसे हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। उसके पापा उन्हें छोड़कर चले गए। अरब टूट तो पहले ही गया था, पर अब और ज़्यादा बिखर गया था। उसने अपनी माँ को संभालने के साथ ही खुद को भी संभाल लिया और फिर ऐसे संभाला कि अपने पापा का कारोबार भी संभालने लगा। वह अपनी माँ को, अपनी बहन को संभालता रहा और अपना दर्द भूलने की कोशिश करता रहा। पर करे भी तो क्या करे, साक्षी उसके दिमाग पर याद बनकर छाई थी। उसके साथ बिताए लम्हे उसे वो भूल नहीं सकता था, इसलिए वो रात भर रोता है। इधर उसके दोस्त आकर उसे सांत्वना देते हैं। देखते देखते दूसरा महीना भी निकल गया, पर ना तो साक्षी का कुछ पता चला और ना ही उसने उसे कांटेक्ट करने की कोशिश की। बल्कि साक्षी तो कभी उसे फ़ोन ही नहीं की और ना ही किसी से कॉल लगवाई। ऐसा क्या हो गया था कि साक्षी उसे बिना बताए चली गई थी। कहाँ चली गई थी वो, यह सोच सोच कर आरब का सीना फटता जा रहा था। पर करता भी क्या। एक तरफ उसे अपनी माँ और बहन को संभालना था और एक तरफ उसे अपने टूटे दिल को। वह अपने टूटे दिल को दरकिनार करके अपनी माँ और बहन को संभालने लगा। इस तरह छठा महीना भी गुजर गया। अब उसे भी लगने लगा कि साक्षी उसे धोखा देकर चली गई, पर उसका मन गवाही नहीं देता कि वो ऐसा करेगी। उसने पुलिस कंप्लेंट जरूर किया था, पर पुलिस भी उसे दूसरा मामला समझकर ऐसे ही निपटा दी और आरव अब सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़कर अपने काम में लग गया। इस बीच बहुत बदलाव कर लिया था उसने अपने आप में। कहाँ चंचल सा दिखने वाला लड़का अपने बाप का बचा खुचा बिजनेस संभालने लग गया था। चंचलता उसके मुंह से गायब हो चुकी थी। अपने दोस्तों से भी मिलना जुलना छोड़ चुका था वो। मयूर और बाकी लोग आते थे उससे मिलने, पर वह ना तो ज़्यादा बात किया करता था और ना ही ज़्यादा ध्यान दिया करता था। मयूर को यह देखकर बहुत बुरा लगता था। साथ ही वो अपनी जिम्मेदारी से भी पीछे नहीं भागता था, हमेशा आरब के पास आता रहता था। साक्षी को गए 14 महीने से ऊपर हो गया था। ना उसने कभी उसे मुड़कर देखा और ना ही उसे कॉल किया, बल्कि अब तो वो अपने घर भी कॉल नहीं करती थी। साक्षी की माँ के सारे इलाज का खर्च आरब उठाता, पर बताता नहीं था। और उसकी माँ भी अचेसी हॉस्पिटल में थी। सबको लगने लगा कि ज़रूर साक्षी के साथ कोई अनहोनी हुई है। हो सकता है कि वो जल्दीबाजी में एग्ज़ाम देकर निकली हो अपनी माँ के पास जाने के लिए, पर रास्ते में ही कुछ हो गया हो। यह सोचकर सब चुप हो गए। उस दिन आरब की माँ उसे कॉल करके हॉस्पिटल बुलाई। आरब वहाँ पहुँचा। सामने अपनी बहन को बेड पर लेटा देखा। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। माँ, क्या हुआ? और ये छोटी को क्या हुआ? आरब ने अपनी माँ के पास आकर पूछा। उसकी माँ अपनी लाल आंखों से उसे देखी और खड़े होते हुए बोली, आरब, कर्म का फल मिल गया। आरब, कर्म का फल मिल गया। देख, कर्म का फल मिल गया। समय का पहिया घूम कर आ ही गया। आरब, समय का पहिया घूम कर आ ही गया। माँ, कैसा पहिया माँ? कौन सा समय? आप क्या बोल रही हैं? क्या हुआ है माँ? और ये छोटी को क्या हुआ? बोलिए ना माँ, छोटी को क्या हुआ? जैसा कर्म की वैसा फल मिला आरब, तुझे भी और उसे भी। उसकी माँ ने फिर से बात उलझा दी। साफ साफ कहिए माँ, क्या कहना चाहती हैं आप? और छोटी, छोटी क्या हुआ तुम्हें? कहकर वो अपनी बहन के पास उसे उठाने गया, पर उसकी बहन रोती रही और उसकी माँ बोली, तुम दोनों भाई बहन मुझे कहीं का नहीं छोड़े आरब, कहीं का नहीं छोड़े। माँ, मैंने क्या किया है माँ? और छोटी, और आप ये क्या कह रही हैं? हमने क्या किया है? पाप किया है, पाप तुम दोनों ने। अन्याय किया है तुम दोनों ने, अन्याय किया है। साफ साफ कहिए माँ, आरब ने वापस से कहा। हाँ, अन्याय किया है इसने, खुद के साथ, खुद के मान, खुद के सम्मान के साथ। और तुमने अन्याय किया है उस लड़की के साथ। माँ, मैं पागल हो जाऊँगा माँ, आप बताइए तो सही, क्या हुआ है? और आप किस लड़की की बात कर रही हैं? मैंने किस लड़की के साथ अन्याय किया है माँ? वो इस बार सख्ती से बोला। साक्षी,
साक्षी की बात कर रही हूँ मैं। जैसे ही आरब ने अपनी माँ के मुंह से साक्षी का नाम सुना, आंखें चौड़ी करके अपनी माँ को देखता रहा कि उसकी माँ ने उसे खुद को देखता देख वापस से कहा, तुम्हारी बहन प्रेग्नेंट है आरब। और इस बार आरब यह सुनकर स्तब्ध रह गया। उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसे यकीन नहीं हुआ जो उसकी माँ ने कहा था। साथ में उसकी माँ ने यह भी कहा था कि कर्म का फल लौट कर आता है आरब। पर वो नहीं जान पा रहा था कि उसकी माँ कौन से कर्म फल की बात कर रही हैं। इसलिए वह उन्हें हैरानी से देखता रहा। वो दो अलग अलग मगर अपने ज़िंदगी के दो अहम लोगों के बारे में सुनकर अपनी माँ को देखता रहा और उसकी माँ ने आगे कहना चालू रखा, बोल ना आरब, तुझे साक्षी तो याद है ना? वही साक्षी जिसकी याद में तू रोता बैठा रहता था, जिसके प्यार में तू पागल इधर से उधर घूमा करता था। वही साक्षी जो तेरे प्यार में अपना तन मन सब हार गई। और वही साक्षी जो तेरे बच्चे की माँ बनने वाली थी जब तुमने उसे धोखा दिया था। इस बार उसकी माँ ने चीख कर कहा और आरब निढाल सा नीचे घुटनों में बैठ गया। आंखें हैरानी से बड़ी तो हुई ही, पर अब उनमें आंसू भी थे। उसकी माँ उसके पास बैठते हुए बोली, तूने क्यों किया उससे धोखा बेटा? क्यों दिल दिखाया उसका? क्यों उसके साथ इतना आगे बढ़े कि जब जिम्मेदारी लेने का वक्त आया तो तू उसे धोखा देकर खुद की ज़िंदगी से निकाल दिया? वो बच्ची तेरी बेवफाई देख अपने पेट में पल रहे अपने बच्चे को लेकर दर दर ठोकरें खाती रही। तेरी बेवफाई को सुनकर तुझसे नाता तोड़कर अपनी मौत का जरिया बनाकर तुझसे दूर हो गई, हमेशा हमेशा के लिए। उसने तुझसे कहा था ना उसे धोखा कभी मत देना। फिर क्यों दिया तूने उसे धोखा आरब? क्यों दिया धोखा? और अब देख वही धोखा तेरी बहन को मिला। उसे भी किसी ने प्यार में धोखा दे दिया आरब। छोड़कर चला गया वो निढाल सा बैठा आरब अपनी माँ को आंखों में आंसू लेकर लगातार देखा जा रहा था। जैसे ही आरब ने ये नाम सुना उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। एक बार फिर उसके दिल का दर्द पानी बनकर उसकी आंखों से बह निकला। उसे साक्षी की बेवफाई याद आ गई और वह वहीं घुटनों पर बैठ गया और अपनी माँ को बोला, उसका नाम भी मत लीजिए माँ। क्यों ना लूँ मैं उसका नाम? क्योंकि वो बेवफा है। वो नहीं, तू बेवफा है आरब। मैं बेवफा? माँ मैं आपका आरब हूँ माँ। मैं धोखा दूंगा उसे, जबकि छोड़कर तो वो चली गई थी मुझे। मैं नहीं। आरब को पता ही नहीं चला कि उसकी माँ साक्षी के बारे में बात कर रही हैं, जबकि उन सबकी नज़रों में तो वो शायद इस संसार में ही नहीं रही। पर अब उसकी माँ इस तरह उसका नाम क्यों ले रही हैं उसे समझ नहीं आया। और जब समझ ना सका तो वो बोला, माँ आप किसके बारे में बात कर रही हैं? ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है आपको, जबकि वो तो हमें कब का छोड़कर चली गई है। माँ वो कहीं नहीं गई आरब, वो जिंदा है और यहीं है। जैसे ही आरब ने यह सुना कुछ पल तक वह शांत रहा, फिर मुस्कुराते हुए बोला, वो नहीं है माँ। शायद आप जिसकी बात कर रही हैं माँ वह साक्षी नहीं है। माँ वो नहीं है, वो मुझे कब का छोड़कर चली गई है। वो जिंदा है अरब। और हाँ मैं उसी की बात कर रही हूँ। मैं तेरी साक्षी की ही बात कर रही हूँ। वो जिंदा है और वो यहीं है। बल्कि वो तो हमेशा से यहीं ही थी अरब। वो यहीं ही थी। वो तुझे छोड़कर नहीं गई अरब, बल्कि वो तुझे तेरी बेवफाई की सज़ा देने तुझसे दूर गई है। ना वो कभी मरी, ना वो तुझे धोखा दी, बल्कि तेरे धोखे की वजह से वो खुद को सबसे छुपा कर रखी। माँ मजाक कर रही हैं ना आप? ऐसा नहीं हो सकता माँ। और मैं उसे क्यों धोखा दूंगा? बल्कि वो मुझे धोखा देकर मुझे हमेशा के लिए छोड़कर इस दुनिया से चली गई है। आपको तो पता है ना माँ, मैं कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा उसे। आपको तो पता है ना माँ, मैं उसके घर तक भी गया था उसे ढूंढने, पर सबने कहा वो कहीं नहीं है। यहाँ तक कि पुलिस ने भी कहा कि वो नहीं है। इसका मतलब तो यही हुआ ना, वो मुझे छोड़कर चली गई है। नहीं गई है आरब, मैं बार बार कह रही हूँ, नहीं गई है वो, जिंदा है वो। और वो तुझे छोड़कर इसलिए गई क्योंकि तू उसको धोखा दिया, तू उससे प्यार का नाटक किया, तू उसका दिल तोड़ा। इसलिए वो तुझे छोड़कर गई थी, बल्कि वो तुझे सज़ा देने के लिए ही तुझे छोड़कर गई थी। माँ क्या कह रही हैं आप? आप समझ रही हैं माँ? मैं उसे धोखा और क्यों?
और जब सबने कहा कि वो नहीं है तो वो नहीं है माँ, वो कहीं नहीं है, वो जिंदा है आरब, वो जिंदा है। मैं तुझे उसे दिखा सकती हूँ। क्या आप मुझे उसे दिखा सकती हैं? पर कैसे माँ? ऐसे कैसे हो सकता है? वैसे ही हो सकता है आरब, वैसे ही हो सकता है जैसे वो यहाँ से गई थी, वैसे ही वो यहाँ लौट आई है, और इस बार हमेशा के लिए जाने के लिए। पर मैं तुम्हें ये क्यों बता रही हूँ? तुम्हें तो दुख होना चाहिए ना कि वो लौट आई है। माँ, ये क्या कह रही हैं आप? तब से लौट आई लौट आई लौट आई लगाई हुई हैं। नहीं आई है माँ, वो नहीं आई है। आरब मानने को तैयार ही नहीं था कि साक्षी लौट आई है और वह जिंदा है। पर अब उसकी माँ का गुस्सा बढ़ रहा था, इसलिए वह ज़ोर से चीख कर बोली, वो जिंदा है आरब। तुम मानता क्यों नहीं कि वो जिंदा है? और वो तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती है, बस इसलिए वो यहाँ से जा रही है। जा रही है वो यहाँ से, अपने बच्चे के साथ जा रही है वो यहाँ से। वो उन्हें झकझोर कर बोली। तो अब जाकर आरब को अपनी माँ की बात समझ में आई। उसके कान में अपनी माँ की बात सुई की तरह चुभने लगी थी। वह अपनी माँ को एकटक देखने लगा कि वो अपनी माँ का कंधा पकड़कर पूछा, क्या क्या कहा माँ आपने? मेरी साक्षी, मेरी साक्षी जिंदा है माँ, मेरी साक्षी जिंदा है। आप सच कह रही हैं माँ, मेरी साक्षी जिंदा है। वो कहाँ है माँ, वो कहाँ है? वो आपको कैसे मिली माँ? कहाँ मिली वो? बताइए ना माँ, कहाँ है वो? और वो जिंदा है माँ, वो जिंदा है। और आपने आपने क्या कहा? बच्चा, उसका बच्चा? कैसे? मतलब धोखा मैंने? माँ कहिए ना माँ, वो कहाँ है माँ? मैंने धोखा? आरब पूछना तो बहुत कुछ चाह रहा था, पर वो कह ही नहीं पा रहा था। वो रो पड़ा, आंखों से उसके आंसू निकलने लगे और वो खुशी से अपनी माँ के गले लग गया। कैसी है माँ वो? आपने देखा है माँ, कैसी है वो? वो रोते रोते बोला और अपनी माँ के गले से अलग होते हुए। चलिए ना माँ, मुझे उसके पास ले चलिए, कहता हुआ अपनी माँ का हाथ पकड़कर उसे बाहर खींचने लगा। पर उसकी माँ उसका हाथ छोड़कर उसे देखते हुए बोली, हाँ वो जिंदा है आरब, वो जिंदा है, पर मैं तुझे उसके पास नहीं ले जा सकती। और अब वो जहाँ भी है, अब उससे तेरा कोई वास्ता नहीं रह गया है। माँ, कहकर आरब तड़प उठा, क्योंकि यह सिर्फ वो ही जानता था कि उसने साक्षी का कितना इंतज़ार किया है, बल्कि वो तो अब भी उसका इंतज़ार करने आया था। सबने मान लिया था कि वह जिंदा नहीं है, फिर भी उसका मन अंदर से कहता था कि वो जिंदा है। पर वो अपनी माँ और बहन को दिखाना नहीं चाहता था कि वह अंदर से टूट चुका है और सिर्फ उसे ही याद रखता है। इसलिए वो उनके सामने मानने लगा कि साक्षी अब नहीं रही। आरब सीधा खड़े होते हुए अपनी माँ को देखता हुआ बोला, वो कहाँ है माँ, बताइए, मैं खुद जाऊँगा उसे लाने। बताइए ना माँ, वो कहाँ है, मैं खुद जाऊँगा उसे लाने। उसने अपनी माँ की बाहों को पकड़ते हुए बोला। वो नहीं आएगी आरब, बल्कि मैं ही उसका पता तुम्हें नहीं दूंगी। आरब परेशान हो गया था अपनी माँ की बातों को सुनकर। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एक तरफ वो जिससे मिलने की मन्नतें मांगी थी उसने, जिसके ज़िंदा होने की मन्नतें मांगी थी उसने, और अब जब उसका पता चल गया है, तब इस तरह उसकी माँ का कहना उसकी समझ को हर ले रहा था। वो अपनी माँ के कदमों में गिर गया और बिलखने लगा कि उसकी माँ बोली, तुम्हारे किए की सज़ा इस तरह मिली हमें कि कल तुमने किसी लड़की का दिल तोड़ा था और आज देखो किसी ने तुम्हारी बहन के साथ भी वही किया। कल जैसे तुम अपनी सीमा लांघ कर आगे बढ़ गए थे और फिर अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लिए थे ना, आज देखो तुम्हारी बहन भी। उसकी माँ दर्द से कुछ कह नहीं पाई और आरब ये सुनकर तड़प कर रह गया। उसके कान में अपनी माँ की बात चोट तो कर रही थी, पर फिर वो हाथ जोड़ता हुआ फपक कर बोला, कहिए ना माँ, वो कहाँ है? माँ, वो जिंदा है, पर कैसे माँ? और जब वो थी तो मेरे पास आई क्यों नहीं? कहा ना, क्योंकि वो तुझे तेरे किए की सज़ा देना चाहती थी। मेरे किए की सज़ा माँ? पर मेरी कौन सी किए की सज़ा माँ? और कौन सा धोखा? मैंने कोई धोखा नहीं किया है। धोखा तो उसने मुझसे किया है जो ऐसे चली गई कि कभी वापस ही नहीं आई, क्योंकि तूने अपनी जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया था आरब।
मैंने माँ, कौन सी जिम्मेदारी? उसकी जिम्मेदारी, उसके पेट में पल रहे बच्चे की जिम्मेदारी, अपने प्यार की जिम्मेदारी। क्या बच्चा? हमारा बच्चा? जिम्मेदारी? और मैंने जिम्मेदारी नहीं निभाई माँ, बल्कि उसके जाने के बाद उसके परिवार की जिम्मेदारी तो मैं ही उठाता आया हूँ। फिर कौन सी जिम्मेदारी? आप अपने आरव को बस इतना ही जानती हैं माँ। क्या वो कभी किसी को धोखा दे सकता है? आपने मुझे जन्म दिया है माँ, आपसे बेहतर मुझे कोई नहीं जान सकता। क्या आपको ऐसा लगता है कि मैं जिम्मेदारी लेने के लिए मना कर दूँगा? और बच्चा, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता माँ, बल्कि हमारे बीच ऐसा कुछ। वो कहते कहते रुक गया। और फिर उसे वो रात याद आया जब अपने पापा की डांट खाने के बाद वो साक्षी के पास गया था, और उसी रात तो उन दोनों ने अपने प्रेम की नई परिभाषा लिखी थी। उसे याद आया और वो चुप हो गया। उसकी जबान थरथराए और वो बोला, इसका मतलब उस रात के बाद? और यह सोच वो फिर से तड़प उठा और खुद से बोला, पर ऐसा था तो वो मुझे मुझे छोड़कर गई ही क्यों? क्योंकि तुमने उसके प्यार को छला आरब। अब तो याद आ गया होगा ना तुम्हें सब चीज़ें। तो तुम्हें छोड़कर इसलिए चली गई आरब क्योंकि तुमने छल किया उसके साथ, उसके प्यार का मजाक उड़ाया। तो उससे प्यार सिर्फ मस्ती मजाक के लिए करता था। वो क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट? हाँ, कॉन्ट्रैक्ट लेकर तो उससे प्यार करता था। सच कहा ना मैंने? उसकी माँ चिल्लाकर बोली। फिर रोते हुए बोली, इतना आगे क्यों बढ़ा अरब कि तू उससे प्यार का नाटक करके उसके पेट में अपने प्यार की निशानी देकर क्यों छोड़ दिया उसे? क्यों किया तूने उसके साथ टाइम पास, जब तूने कहा था ना कि तू उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट के साथ रहता है, टाइम पास के लिए रहता है, उससे शादी नहीं कर सकता। तब वो तेरे पीछे खड़ी अपने कानों से सुन रही थी अरब, अपने कानों से सुन रही थी। क्यों किया अरब ऐसा? कहकर वो उसके सीने के पास मारने लगी। अरब अपनी माँ के मुंह से ये सब सुनकर खामोश हो गया और बोला, माँ, धोखा, बच्चा, कॉन्ट्रैक्ट, मैंने ऐसा कब किया माँ? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तूने नहीं किया तो और किसने किया अरब? सिर्फ तुम्हारे धोखे की वजह से वह बच्ची तुम्हें छोड़कर चली गई, बल्कि वह तो घर भी नहीं गई। आखिर किस मुंह से अपनी माँ को वह अपना चेहरा दिखाती? इसलिए वो ना तो अपने घर गई और ना ही वह तुम्हारे पास आई, बल्कि वो यहाँ से निकलने के बाद चली गई बहुत दूर, ताकि कोई उसे उसके बच्चे के बारे में न पूछ सके। कोई उसे ये ना पूछ सके कि इस बच्चे का बाप कौन है, ताकि तुम उसे और धोखा ना दे सको जो कि तुम दे चुके थे। वह तुम्हें अपने सामने देखकर कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी, इसलिए वो कुछ नहीं बताई। इसलिए ही तो तुम्हें बिना बताए वो चली गई तुमसे बहुत दूर, कहकर उसकी माँ ने उसे वह बताया जो अरब के लिए बहुत ही सॉफ्ट था। उसकी माँ ने जो उस दिन हुआ था उसे पूरा कह सुनाया। असल में उस दिन जो भी हुआ था वह उसे साक्षी ही बताई थी। बात ऐसा था कि अरब की बहन जिस लड़के से प्यार करती थी, उस लड़के के बड़े भाई के घर रहा करती थी साक्षी। जब साक्षी यहाँ से सब कुछ छोड़कर चली गई थी तो वही लड़का उसका दोस्त की तरह ख्याल रखा था। यहाँ तक कि वह लड़का उसकी प्रेगनेंसी में भी उसका पूरा ख्याल रखा था, और अब वह उसे अपनी कंपनी में जगह दे दिया था ताकि साक्षी अपने बच्चे का गुजारा अच्छे से कर सके। और इसीलिए साक्षी उसकी पार्टनर के रूप में वहाँ काम किया करती थी और उसी लड़के के घर में रहा करती थी, पर सिर्फ एक दोस्त की हैसियत से। यह सुनते ही आरब अपनी माँ से बोला, माँ, आप अपने आरब को जानती हो ना, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। मैंने उसे ना ही तो धोखा दिया है, ना ही तो उसे जाने को कहा है, ना ही तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट। कहता कहता वो रुका और उसे कुछ याद आया। उसे याद आया कि करीब 14 महीने पहले उसने अपने दोस्त को यही सारी बातें तो कही थी। उसने कहा तो था कि वह साक्षी से प्यार नहीं करता और ना ही उससे शादी करेगा, बल्कि उसने तो कहा था कि वह दोनों साथ में कॉन्ट्रैक्ट की तरह रहते हैं और जानते हैं एक दूसरे को, इसलिए जब चाहें तब अलग हो सकते हैं। वो अपनी माँ के पास आया और उसे उस दिन घटित सब बातें बता दिया, और यह सुनकर उसकी माँ भी दुख से भर उठी और उनकी आंखें छलक उठीं। आरब ने अपनी माँ से पूछा, माँ, साक्षी अभी कहाँ पर है? आप बताओ, मुझे मेरे सवालों के जवाब चाहिए उससे।
उसने कैसे सोच लिया कि मैं उसे धोखा दे सकता हूँ? कैसे मुझसे अलग होने का फैसला कर लिया? आप बताओ माँ कि कहाँ है वो? आरब की आंखों में इस वक्त गुस्सा दिख रहा था। इसमें उसकी क्या गलती है आरब? उसने जैसा सुना वैसा ही सच मान लिया। मैं भी तुम्हारे साथ ही वहाँ पर चलूँगी। कुछ ही देर में आरब और उसकी माँ वहाँ पहुँच गए जहाँ पर साक्षी रहती थी। उधर साक्षी को एहसास तो हो गया था कि आरब यहीं कहीं है, इसलिए ही वो अपने बच्चे को लिए यहाँ से दूर, बहुत दूर जाना चाहती थी। पर कहते हैं ना, अगर सब चीज़ें हमारे हाथ में हों तो फिर उस शक्ति की क्या ज़रूरत जो हमारे जीवन की नाव को अपने हिसाब से चला रहा है। हमारे जीवन की नाव तो चलती उसी है के अनुसार है जैसा वो चलाते हैं। बीते दिनों जो कुछ भी हुआ वो भी उसी का किया धरा तो था, और अब जो कुछ हो रहा है वो भी उसी का किया धरा ही है। तभी तो इतने दूर होकर भी साक्षी ऐसे इस तरह मुड़कर वापस यहाँ आ गई थी। तभी किसी ने उसके घर की डोरबेल बजाई। उसके घर की नौकरानी ने दरवाज़ा खोला। अरब बिना किसी को देखे बस साक्षी को आवाज़ लगाया जा रहा था। साक्षी जैसे ही बाहर आई, वह भी कुछ ही देर में वहाँ से जाने वाली ही थी। अरब दौड़ते हुए आया और आकर साक्षी का हाथ पकड़ लिया। उसके कदम रुक गए, उसकी आंखें बंद हो गईं, पर वो पलटकर उसे नहीं देखी तो अरब उसके सामने आया। आज 14 महीने 5 दिन 13 घंटे बाद वो साक्षी को देख रहा था। वहीं उसकी करीबी का एहसास करके साक्षी भी अपनी आंखें खोल चुकी थी। वो भी आज इतने समय बाद उसे देख रही थी। अरब के सारे दोस्त भी अब तक भागकर वहाँ आ चुके थे और साक्षी को देखकर हैरान थे। अरब आंखों में गुस्सा भरे उसे देखता रहा और साक्षी आंखों में आंसू भरे उसे देखती रही। बाकी लोग भी उन्हें देख रहे थे कि अरब उसे देखा और खींचकर एक तमाचा मार दिया। साक्षी घूमकर गिरने को हुई कि अरब उसकी बाह को पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया। सब और सन्नाटा पसर गया। साक्षी भी आंखों में आंसू भरे उसे देखती रही कि अरब के हाथ उसकी बाहों पर कसते गए और अरब का चेहरा सख्त होता गया। साक्षी की आंखों में आंसू भरते गए, पर दोनों की नज़रें नहीं हटीं। क्यों 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 किया? क्यों दिया इतनी बड़ी सज़ा? प्यार था तो सवाल भी करती, प्यार था तो झगड़ा करने का हक भी था, गुस्सा था तो तमाचा मारने का हक भी दिया था मैंने। हर चीज़ में बराबरी दी थी मैंने। सिर्फ और सिर्फ प्यार दिया था तुम्हें, और तुमने मुझसे बिना पूछे, बिना सवाल किए, बिना कारण जाने मुझे छोड़ दिया। मुझे इतनी बड़ी सज़ा दी जो कि मैंने की ही नहीं। मुझसे दूर होकर मुझे इतनी बड़ी सज़ा दी, वो सिर्फ खुद के बनाए विचारों पर, और मुझसे पूछना भी ज़रूरी नहीं समझा। मरने का नाटक तक कर डाली। कहाँ से आई इतनी हिम्मत? बोलो, कहाँ से आई इतनी हिम्मत? अरब के दिल का दर्द आज चीख बनकर निकला था, और साक्षी और वहाँ खड़े सब लोग उसे देखकर सहम गए थे। कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा मैं तुम्हें, कहाँ कहाँ मन्नत नहीं मांगी मैंने तुम्हारे लिए। पुलिस के आगे पीछे घूमा ताकि वो तुम्हें ढूंढ लें। पापा वहाँ पड़े रहे और मैं तुम्हारे लिए तड़पता रोता रहा। तुम्हें मन ही मन ढूंढता रहा, पर तुम निर्दयी मुझे तकलीफ देने के लिए छुपी बैठी रही। साक्षी चुपचाप सुनती रही और उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। अरब के इतने दिन की तकलीफ को वह उसके मुंह जुबानी सुनती रही, और अरब बोलता रहा, कहो ना, तकलीफ देना चाहती हो ना मुझे, उस बात की जिसे मैंने किया ही नहीं, तो दो ना मुझे तकलीफ, दो ना मुझे। खड़ा हूँ मैं तुम्हारे सामने, मारो मुझे, दो मुझे तकलीफ, या जान निकाल लो मेरी, जो कब का तो निकल ही चुकी हो। सच कहते हैं लोग, प्यार नहीं करना चाहिए। प्यार बेवफाई का दूसरा नाम है, प्यार धोखे का दूसरा नाम है। तुमने मुझे बेवफा बना दिया। भरोसा तुम्हें नहीं था मेरे प्यार पर, और बेवफा तुमने मुझे बना दिया। प्यार की थी तो भरोसा भी करती, पर नहीं, लड़की हो ना, और लड़की की नज़र में लड़के सिर्फ अय्यास ही होते हैं, वे वफादार कहाँ होते हैं। और मैं भी तुम्हारी नज़र में सिर्फ अय्यास ही था, इसलिए तुम दोनों बहनों ने मिलकर मुझे धोखा दे दिया। झूठी हो तुम दोनों। एक ने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला और दूसरी ने उसके झूठ में साथ देकर मेरा साथ भरोसा तोड़ा। मैं इससे पूछता रहा कि शायद पता हो तो बता दे, पर ये मौन रही।
मैंने मैंने कहा था इसे तुम्हें ना बताने को। वाह, बहुत बढ़िया किया। और तुम तो मौन ही रहो मेरे सामने, कुछ बोलो ही मत तुम। एक काम करो ना, मुझे सज़ा दो ना। मुझे सज़ा देने तो आई हो ना, तो दो ना मुझे सज़ा। कहकर वो उसके हाथों को पकड़ा और अपने गले के पास लाते हुए उस पर दबाव बनाने लगा और कहने लगा, लो ना, मारो मुझे। मुझे तकलीफ़ देने आई हो ना, मारो ना। इस बार जान से मार लेना। आरव, क्या कर रहे हो आरव? मयूर उनके बीच में आया कि कोई नहीं आएगा इस बार हमारे बीच में, कोई नहीं आएगा। इस बार ये और मैं आमने सामने होंगे, बस ये और मैं, कहकर आरव चीख पड़ा और इस बार भी सब सहम गए। साक्षी उसे देखती रही, उसके आंसू बहते चले गए। इस बार उसकी बहन भी सहम गई। वो आरव के पास आकर उसके हाथ को पकड़ती हुई बोली, माफ़ कर दो मुझे आरव, माफ़ कर दो मुझे। मेरी गलती है, मुझे तुम पर भरोसा रखना चाहिए था। मैं तो आई थी उस दिन तुम्हें बताने कि हमारे प्रेम की निशानी मेरे पास है, वह हमारे पास है। मैं यही बताने आई थी उस दिन, पर मैंने तुम्हें उस लड़के से कहते सुना कि जो भी हमारे बीच था वह समझौता था। तुम मुझे नहीं अपना सकते और मैं भी तुम्हें छोड़ दूंगी। सच में मैं टूट गई और यहीं पर मुझसे गलती हुई। मुझे तुमसे पूछ लेना चाहिए था, मुझे तुम्हारे पास आना चाहिए था, मुझे तुमसे झगड़ा करना चाहिए था, पर मैं यहाँ पर चूक गई। मैं गलत थी आरव, बहुत गलत थी मैं, क्योंकि मुझे तुम्हारे प्यार पर भरोसा नहीं था। इसलिए शायद मुझे ये सज़ा मिली कि तुमसे दूर जाने के बाद लगा कि मैं वहाँ तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, तो मैंने वापस आने की कोशिश की। पर भगवान जी मुझे तुमसे दूर जाने की सज़ा दे रहे थे। डॉक्टर से पता चला कि मैं डिलीवरी तक कहीं आ जा नहीं सकती, क्योंकि बेबी कमज़ोर है। मैं वहीं रुक गई, तिल तिल कर मरती रही मैं तुम्हारे बिना, और मुझे तुम्हें बेवजह सज़ा देने की सज़ा मिलती रही, हमारे बच्चे को मिलती रही। ये शुरू से कमज़ोर रहा, बल्कि प्रीमेच्योर डिलीवरी हो गया। जब उसने ये कहा तो आरब के साथ साथ बाकी लोग भी उसे देखने लगे। हाँ आरब, 7 महीने में ही आ गया ये मेरी गोद में। उस वक्त इसे जब मैं गोद में ली तो मुझे सबसे पहले तुम्हारी याद आई, और मेरे साथ साथ आंसू तुम्हारे इस बेटे की आंखों में भी आ गए। तभी एहसास हुआ कि मुझे और इसे तुम्हारी ज़रूरत है, पर मैं तब भी नहीं आ पाई। मैंने इसका नाम हम दोनों के नाम से रखा है, अंश, और इसके थोड़ा बड़े होने का इंतज़ार करती रही कि उत्तम ने मुझे अनिस की कंपनी में देख लिया और फिर मुझे बिना कुछ कहे पता भी लगवा लिया। यहाँ एक अनिस का भाई तुम्हारी बहन के साथ काम करता था, और इन्हीं सब लोगों ने ये आइडिया बनाकर तुम्हारी बहन की झूठी प्रेगनेंसी की कहानी गढ़कर मुझे यहाँ बुला लिया, और मैं अब तुम्हारे सामने हूँ। मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ, जो सज़ा देना है मुझे दो, क्योंकि तुम पर भरोसा न करके मैं पहले ही तुम्हारी बहुत बड़ी गुनहगार बन चुकी हूँ। प्लीज़ अब मुझे मेरे हिस्से की सज़ा देकर मुझे मेरे गिल्ड से रिहाई दे दो। साक्षी की एक एक बात आरब के दिल पर ठेस पहुँचा रही थी, और ये सारी बात सुनकर तो लगा जैसे उसने ही प्यार करके गुनाह किया है। वो ताली बजाते हुए उसकी ओर पलटा और मुस्कुराकर बोला, वाह साक्षी वाह, ऐसे लग रहा है कि मैंने किसी लड़की से नहीं, कहीं की मास्टरमाइंड से प्यार किया हुआ है, जिसने मेरे साथ इतने षड्यंत्र किए हैं। वाह, बहुत सही किया तुमने। हर खेल मेरे साथ खेला, तकलीफ़ मुझे दी और गिल्ट खुद हो गई। बहुत सही किया। अगर ऐसी तुम्हारी जैसी लड़की हुई है साथी, तो लोग प्यार से ही नफ़रत करने लगेंगे, जैसे मैं करता हूँ तुमसे, बहुत नफ़रत करता हूँ मैं तुमसे। और रही बात सज़ा की, वह तो मैं दूंगा तुम्हें। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर सकता, साथ की मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर सकता। उसके इतना कहते ही उसके सारे दोस्त बोल पड़े साथ में। उसकी माँ भी बोली, माफ़ कर दे यार, माफ़ कर दे उसे, वह कह रही है कि उससे गलती हो गई। आपने किया माँ मुझे माफ़। आप तो अपने बेटे पर ही भरोसा खो बैठी ना। आपको भी लगा कि आपका आरब इसे धोखा दे दिया। वह बेटा जो हमेशा सबकी खुशियों के लिए लड़ता रहा, कभी इसकी खुशी तो कभी आपकी खुशी तो कभी बहन की खुशी,
और वहीं आप सबने मिलकर मुझसे ही विश्वासघात किया, मेरे ही अंश को लेकर भाग गई है। फिर भी सब मुझे ही कोसते रहे। नहीं माँ, हर बार एक लड़का गलत नहीं होता, हर बार वो बेवफा नहीं होता। कई बार लड़कियाँ भी बेवफा होती हैं, जैसे ये। इस बार मैं गलत नहीं हूँ और इस बार मैं इससे नहीं झुकूंगा। इस बार मैं बताऊंगा कि हर बार एक लड़का ही दोषी नहीं निकलता, दोषी लड़कियां भी हो सकती हैं। इसलिए मैं इसे माफ़ नहीं करूंगा, बल्कि इसे सज़ा दूंगा और इसे ऐसी सज़ा दूंगा जिससे इसकी रूह भी कांप उठेगी। इसने मेरा प्यार देखा है, मगर मेरा इंतकाम भी देखेगी, कहकर वह साक्षी को धीमे से धक्का दे दिया। साक्षी 2 कदम पीछे खिसक गई और आरव उससे दूर जाता हुआ उसकी बहन के पास आया और उसके गोद में खेल रहे अपने बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया। अपने अंश को गोद में उठाते ही उसकी आंखें बहने लगीं। वो उसके माथे को चूमकर अपने कलेजे से लगा लिया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा अपने अंश को अपने हाथ में लेकर। आज उसका दिल भी जोर जोर से रो रहा था। वो उसे देखा और फपक कर रो पड़ा। सब आंखों में आंसू लिए उसे देख रहे थे कि कुछ पल बाद वो सिर उठाया और अपने बच्चे को गोद में लेकर साक्षी के पास आया और बोला, सज़ा दूंगा तुम्हें, मैं सज़ा ज़रूर दूंगा। जिस तरह तुमने मुझे मेरे बच्चे से दूर किया है, आज मैं भी तुम्हें तुम्हारे बच्चे से दूर करके तुम्हें तुम्हारी गलती की सज़ा दूंगा। यह सुनते ही सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। साक्षी निडाल होकर उसे देखती रही। मयूर भी उसे पागल हो गया है क्या आरव, कहकर उसे रोकने लगा कि वो सबको फिर से हाथ दिखाकर फिर से रोक दिया। कहा ना, आज कोई नहीं बोलेगा हमारे बीच, कोई मतलब कोई भी नहीं। तू भी नहीं मयूर, ना माँ भी नहीं, कोई भी नहीं बोलेगा। ये भी नहीं, ये मेरा बच्चा है। जब ये इसे लेकर भाग गई थी, जबकि ये जानती थी कि वह कितना क्रिटिकल सिचुएशन में है, जब ये जानती थी कि वह प्रीमेच्योर है, जब ये जानती थी कि कुछ भी हो सकता है, तो ये सब कुछ भूलकर मुझे एक कॉल भी तो कर सकती थी ना। बोलो ना मयूर, कर सकती थी ना, पर नहीं किया। मैं उस हालत में नहीं थी आरव, साक्षी ने रोते हुए कहना चाहा, तो आरव ने ही उसी बात को काट कर कहा, मर तो नहीं गई थी ना। और उसकी बात सुनकर साक्षी दंग रह गई। वो उस आरव को देखने लगी जो उसके प्यार में कितना नर्म हुआ करता था, और आज जो आरव है वो कितना कठोर दिल है। शायद इसे बनाने वाली भी वो ही है। शायद उसके धोखे ने उसके टूटकर प्यार करने वाले आरव को बदल दिया था, और आरव उसके धोखे में इतना कठोर हो गया था। वो उसे देखती रही। आरव आगे बोला, ये क्या संभालेगी मेरे बच्चे को, मैं खुद संभाल लूँगा उसे, और इससे बढ़िया संभाल लूँगा। सब कहते हैं ना, बिन माँ के बिना बच्चा बच्चा नहीं रहता, बड़ा हो जाता है। मैं इसकी माँ के बिना इसकी परवरिश करूँगा और अकेले करूँगा। ये मेरा बेटा है और देखता हूँ कौन इससे मुझसे दूर करता है। जिस तरह से इसने मुझे तड़पाया है ना, अब ये तड़पेगी अपने बच्चे के लिए, और मैं मुस्कुराता देखूँगा इसे। आरव ने ऐसा कहा तो साक्षी ने कहा, मुझे रुलाकर तुम मुस्कुराओगे आरव? हाँ, आरव ने जवाब दिया और मुड़कर अपने बच्चे को पकड़कर बोला, अब तुम जियो या मरो, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं, कहकर वह जाने लगा कि साक्षी उसके कदमों में बैठ गई। और नहीं नहीं, मत करो आरव, ऐसा मत करो ऐसा, मैं मर जाऊंगी, मैं अंश के बिना मर जाऊंगी मैं। बाकी लोग फिर उसे रोकने लगे। आरव देखता रहा, सबकी सुनता रहा, पर आज उसे अपना करना था, इसलिए वह अपना पैर झटक दिया और साक्षी फिर से पीछे हट गई। आरव 2-4 कदम आगे निकला कि उसने कहा, प्यार भरोसा का दूसरा नाम है साक्षी, और जहाँ भरोसा नहीं रहा वहाँ प्यार क्या होगा। इसलिए ही मेरा प्यार तुम्हारे लिए मर गया था, और तुमने भी मुझे पहले ही मार दिया था। इसलिए अब इस प्यार का भी कोई मतलब नहीं है। ये मेरा बेटा है और मैं इसे लेकर जा रहा हूँ, और तुम चाह कर भी इसे नहीं रोक सकती, कहकर वो 2-4 कदम और बढ़ाया। साक्षी उसे जाते हुए देखती रही। अब वह मौन हो चुकी थी, क्योंकि वह जान गई थी कि आरव अब नहीं रुकेगा। इसीलिए वह चुपचाप उसे देखती रही कि आरव 2-4 कदम चला
उतने में ही उसका बेटा उसकी गोद में किलकारियाँ मारकर रोने लगा। आरव अपने बेटे को देखने लगा और उसके कदम चलते चलते रुक गए। बाकी सभी उसे देखते रहे, उसे रोकते रहे। आरव अपने बेटे को ही देखे जा रहा था। वह बच्चा दहाड़ मार मार कर रो रहा था और रो रो कर लाल हो चुका था। वह बिल्कुल अपनी माँ की तरह दिख रहा था। साक्षी भी तो ऐसे ही जब गुस्सा होती थी तो लाल हो जाती थी। आरव अब जाकर अपने बेटे को गौर से देखा था। वह तो उसका और साक्षी का प्रतिरूप दिखता था। उसके होंठ उसके खुद के जैसे थे, वहीं उसका गाल साक्षी की तरह था। उसकी भौहें साक्षी की तरह थीं। उसके चेहरे पर मुस्कान चली आई। वह सोचने लगा कि वह कब से इतना कठोर हो गया कि एक दूधमुँहे बच्चे को उसकी माँ से अलग करेगा, जबकि सारी दुनिया उसके लिए कठोर हुई है, पर वो अपने बच्चे के लिए नहीं, अपने खुद के अंश के लिए इतना कठोर कैसे हो सकता है कि उसे उसकी माँ से ही अलग कर दे। इसलिए वो मुस्कुराया और एक बार अपने बेटे को देखा और उसके माथे को चूम लिया। उसे अपने सीने से लगाया कि वह बच्चा रोना बंद कर दिया। वह अपने बच्चे को अपने सीने से लगाए रखा और फिर एक गहरी सांस भरकर एक बार फिर अपने बच्चे के सिर पर चूमा और पीछे पलटकर साक्षी की ओर आने लगा। सब उसे गौर से देखने लगे कि वो उसके पास आया और उसे वहाँ से पकड़ते हुए खड़ा करा। साक्षी उसे देखती रही तो वो बोला, साक्षी, मैंने तुम्हें माफ़ किया। मैं तुम्हारे जैसा निर्दयी नहीं हो सकता। अपने बेटे को उसकी माँ से दूर नहीं कर सकता जैसे तुमने किया है। इसलिए ये बच्चा, मेरा बच्चा, तुम्हारे पास रहेगा, मेरी निशानी बनकर। जब जब तुम इसे देखोगी तो तुम्हें खुद का मुझसे किया धोखा याद आएगा, इसलिए तुम्हारे पास रहेगा। मेरा क्या है, मैं कल भी अकेला था, कल भी अकेला ही रहूँगा, पर मेरा बेटा अपनी माँ के बिना अकेला नहीं रहेगा, कहकर उसने अपने बच्चे को साक्षी के हाथ में दे दिया और बच्चे के माथे को चूमकर बोला, अगर मुझसे कभी प्यार की हो तो मेरे बच्चे को संभाल कर रखना। उसे इतना प्यार देना कि उसे मेरी कभी कमी ना महसूस हो। मेरे बच्चे को कभी यह ना बताना कि मैंने तुमसे बेवफाई किया था, बल्कि ये बताना कि उसका बाप मर गया हमेशा के लिए। आरव ने जब ऐसा कहा तो साक्षी अपना हाथ उसके मुंह पर रख दी। आरव जब ये बोला तो सबका कलेजा फट गया। आज पुरुष नहीं रो रहा था, आज उसका मन रो रहा था। साक्षी को बहुत गिल्ट हो रहा था। वह रो रो कर तार तार हो रही थी। वह आरव को रोकना चाहती थी, पर वो कहाँ रुकता, इसलिए वो चुप हो गई। ने उसे मुस्कुराकर देखा और उसका हाथ अपने मुंह से हटाते हुए बोला, अब इस दिखावे का कोई मतलब नहीं रह गया साक्षी, इससे तुम्हारी बेवफाई मिट नहीं सकती, कहकर वो उसका हाथ झटका और अपने बेटे को देखकर आंखों में आंसू भरकर वहाँ से जाने लगा। साक्षी की आंखों से आंसू बहते रहे। वो ग्लानि भाव में रोती रही। मयूर को जब आरव की बहन ने कॉल करके बताया, तब मयूर आया साक्षी के पास और वो ही उसे सारा सच बता दिया था जो वो जानता था। और इसी वजह से साक्षी यहाँ से चले जाना चाहती थी, क्योंकि वो भी आरव के गुस्से को जानती थी और उसे पता था आरव को अगर पता चल गया तो वो उसे कभी माफ़ नहीं करेगा। इसलिए अब वो खामोश होकर उसे देख रही थी। आज पहली बार वो टूटते आरव को देख रही थी। उसके उसे टूटकर प्यार को तो देखी थी, पर आज पहली बार उसके इस कदर गुस्से को भी देख रही थी। पर वो आज आरव को किसी भी हाल में खोना नहीं चाहती थी। इसलिए वो आकर आरव के हाथ को पकड़ ली। जाते हुए आरव के कदम रुक गए और उसने आंखें मूंद लीं, क्योंकि साक्षी के हाथ के अंदर उसके बेटे का नाजुक सा हाथ भी था, जिसे आरव महसूस कर चुका था। इसलिए वो रुक गया, क्योंकि एक पिता कभी अपने बच्चे से बेवफाई नहीं कर सकता। इसलिए उसका पिता मन रुक गया। हमें तुम्हारी ज़रूरत है आरव, मेरे बच्चे और उसकी माँ को तुम्हारी ज़रूरत है। आरव कुछ नहीं कहा, वो वैसे ही खड़ा रहा। साक्षी ने बच्चे को इशारे से अपनी बहन को दिया और उसके सामने आकर खड़ी होती हुई उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, अपनी साक्षी को इतनी बड़ी सज़ा दोगे आरव, कि अब जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ है तो उसे खुद की ज़िंदगी में आने का एक मौका भी नहीं दोगे। अपनी साक्षी को इतनी बड़ी सज़ा दोगे आरव कि उसे अपने प्यार से महरूम रखोगे। अपनी साक्षी को अपने बच्चे की माँ को
खुद से अलग करके, उसे खुद से दूर करके सज़ा दोगे आरब कि अब तुमसे दूरी उसकी मौत निश्चित कर दे, क्योंकि अब तुमसे अलग होना मतलब उसकी मौत निश्चय है। तुम्हारी याद में जैसे तैसे जी लेती थी, पर अब जब तुम मुझे खुद से अलग कर दिए तो अब तो मेरी मौत निश्चय है ना। अभी क्या तुम मुझे माफ़ी देकर, मुझे अपने गले से लगाकर मुझे सुकून की नींद नहीं सुला सकते? साक्षी ने रोते हुए कहा। तो आरब उसे खुद की ओर खींचकर अपने सीने से भींच लिया और साक्षी फपकते हुए उसके सीने में आ समाई। दोनों के आंसू बह निकले और उन्हें देखकर बाकी सबके भी। माफ़ कर दो, माफ़ कर दो आरब, माफ़ कर दो, अपनी साक्षी को माफ़ कर दो। गलती हो गई मुझसे, आगे ऐसा कभी नहीं होगा। मुझे संभाल लो आरब, मुझे माफ़ करके एक बार संभाल लो और मुझे अपनी ज़िंदगी में फिर से जगह दे दो। तुम्हारे बिना बहुत अधूरी रही हूँ, उतनी ही जितना कि तुम। एक आखिरी बार मुझे माफ़ करके मुझे अपनाकर मुझे पूरा कर दो आरब, मुझे पूरा कर दो। साक्षी ने उसके गले से लगे हुए ही कहा। तो आरब बोला, हाँ, पर वादा करो कि फिर कभी मेरे प्यार पर शक नहीं करोगी। मेरी कसम, कभी भी नहीं, कहकर वो उसे देखी तो आरब उसे फिर से गले से लगा लिया और बाकी लोग भी उनके पास आ गए। साक्षी ने अपने दोस्तों से भी माफ़ी मांग ली और उससे सबसे ज़्यादा गुस्सा हुआ मयूर भी मान गया। साक्षी की बहन भी आरब से माफ़ी मांग ली। आरब और साक्षी का अंश उनकी गोद में खेल रहा था। आज सही मायनों में उनका प्यार मुकम्मल हुआ था।